Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आंदोलन की तस्वीरें दिखाएंगे। पीओके की जनता ने अपनी आज़ादी के लिए अब मुजफ्फराबाद तक एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला है। जिस पीओके को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, अब वहीं के लोग इसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बता रहे हैं। अब वहाँ की जनता पाकिस्तान से आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वहाँ आज़ादी का एक नया आंदोलन अब पैदा हो गया है। आंदोलन की बात चली रही है तो यहाँ दिल्ली में भी एक आंदोलन चल रहा है, जिसे देखकर सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके को देखकर आजकल लोगों को केजरीवाल और अन्ना हजारे की जोड़ी याद आ रही है। ये सवाल सभी के मन में है कि जिस तरह केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया, कहीं अभिजीत दिपके भी उसी तरह सोनम वांगचुक का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अब लोग सोशल मीडिया पर अभिजीत दिपके से ये पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक की जगह वो खुद भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध में अमेरिका और ईरान दोनों की ही मिसाइलें बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। अमेरिका भी अपनी मिसाइलों का बहुत बड़ा स्टॉक खर्च कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों के निर्माण में बहुत समय लगता है और अमेरिका को अब इन मिसाइलों का अपना स्टॉक पूरा करने में कई वर्षों का समय लग जाएगा और ईरान की भी लगभग यही हालत है। लेकिन सबसे पहले आप आज की वो तस्वीरें देखिए जिसमें पीओके की जनता ने पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए एक ज़बरदस्त आंदोलन शुरू किया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 38 दिनों से जारी आंदोलन में आज रावलकोट, मीरपुर, कोटली, भीमबर और हजीरा जैसे शहरों से लगभग 50,000 लोगों ने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला है। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में निकाला गया ये जुलूस पीओके के इतिहास में अब तक का सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है। आप तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े हैं और ये जुलूस जो है कितना बड़ा रूप लेता जा रहा है।
किसकी खातिर, किसकी खातिर, किसकी खातिर, किसकी खातिर, किसकी खातिर। जिस पीओके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, अब वहीं के लोग इसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बता रहे हैं। भारत हमेशा से इसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहता रहा है, क्योंकि कश्मीर भारत का है और कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। ये वही कश्मीर है, असल में है ये भारत का ही कश्मीर। पहली बार इस आंदोलन के नेता भी अब यही कह रहे हैं कि पीओके कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है। और इस पर हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएँ बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म, अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म। इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें महिलाएं और स्कूल की छात्राएं भी शामिल हो रही हैं। और इन स्कूली छात्राओं का कहना है कि पाकिस्तान की सेना ने उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो उन्हें परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। लेकिन इन बच्चियों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि इस चेतावनी के बाद भी ये बच्चियां, ये छात्राएं स्कूल में इस जुलूस में शामिल होने से पीछे नहीं हट रही, चाहे पाकिस्तान और वहां की सेना इन्हें कुछ भी धमकी दे रही है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठा रहे और वो क्या कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं और धरने यहाँ तक रेजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए अगर वो पीछे ना गए, उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनेंगे। आज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब अपने बुनियादी हुकूक की खातिर, अपनी नस्लों की बका की खातिर और अपनी शनाख्त की खातिर सरापा एहतजाज है। मुजफ्फराबाद में बैठे वो नाम निहाल हुक्मरान हमारी आवाज को कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बैरूनी फोर्सेस मंगवा रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, बेशुमार नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। क्या वो 2 साल की बच्ची भी दहशतगर्द थी? यही पैगाम देना चाहूंगी, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदम करार दे दी है। और क्योंकि हम 1 महीने से इधर बैठे हैं, हमारा एहतजाज चल रहा है और ये कह रहे हैं दहशतगर्द क्या तालीम मांगते, क्या अपनी मियारी तालीम मांगते, क्या अस्पताल मांगते, दहशतगर्द तो क्लैशनकोफ मांगते, पिस्तौल मांगते, असला बारूद मांगते। 1500 की दिहाड़ी पहनने हमें लाया है, नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं। और वजीर साहब हमें अगर बोलते हैं कि आप आगे मुजफ्फराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे। अब पाकिस्तान की सरकार ने इस जुलूस को रोकने के लिए लगभग 4000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की है। यानी पाकिस्तान की सेना अब हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रही। पीओके में कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, कई इलाकों में इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया है, इंटरनेट काट दिया गया है। पीओके के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना अब प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है, उनकी हत्या कर रही है। और पिछले 24 घंटों में पीओके में कई स्थानों पर पाकिस्तान की सेना ने गोलियां चलाई हैं, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं, 11 लोग घायल हुए हैं। 7 जून को यह आंदोलन शुरू हुआ था और अब तक इस आंदोलन में लगभग 30 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। आज इस फायरिंग के बाद आंदोलनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और अब वो मारे गए लोगों के पार्थिव शरीरों के साथ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके में राशन, बिजली और दवाओं की सप्लाई रोक दी है। इसके बावजूद वहां यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि लगातार तेज हो रहा है। एक दिन पहले ही पीओके के रावलकोट शहर में प्रदर्शनकारियों ने टॉर्च जलाकर टॉर्च की रोशनी में विरोध प्रदर्शन किया और इसे अंधेरे के खिलाफ उजाले की जंग बताया। टॉर्च की रोशनी में निकला ये जुलूस अब इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी तस्वीर बन चुका है, क्योंकि सुविधाओं की कमी और पाकिस्तान के दबाव के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, जहां बड़ी संख्या में लोग टॉर्च लेकर आए हैं या फिर अपने मोबाइल फोन के टॉर्च जलाकर उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। पीओके में इस आंदोलन के बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की आलोचना उनके अपने ही देश के नेता अब करने लगे हैं। पाकिस्तान की एक पार्टी जमीयत उलेमा ए इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना अपने देश की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तान का कंट्रोल अब खत्म हो रहा है। हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं दी, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो। हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गिरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। तो कुछ आपने देखा, ये पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस कैसे अत्याचार कर रही है वहां पर प्रदर्शनकारियों पर। अगर आप आंदोलन की इन तस्वीरों को देखेंगे, विरोध प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने यह ठान लिया है कि वो पाकिस्तान से आज़ादी लेकर ही रहेंगे। और आप याद कीजिए, एक ज़माना था जब पाकिस्तान हमारे देश में कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता था और ये सपना देखता था कि एक दिन वो पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन आज देखिए, पाकिस्तान के लिए अब कश्मीर के इस हिस्से पर भी अपने कब्जे को बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। और जिस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान इस पूरे इलाके से अपना कंट्रोल खो देगा। ये इलाका हमेशा से भारत का था और हमेशा भारत का ही रहेगा। अब इस इलाके में रहने वाले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और ये जो विद्रोह हो रहा है ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। और इस पूरे इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, अब ये हर कीमत पर आज़ादी मांगते हैं। अब देखिए, एक आंदोलन पीओके में चल रहा है जहां 50,000 लोगों की ये ज़बरदस्त भीड़ जिसकी तस्वीर आपने देखी, और दूसरा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है जहां पर 300 या 400 लोगों की भीड़ जुटाना भी मुश्किल हो रहा है।
सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की गई। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि सोनम वांगचुक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए और अगर जरूरी हो तो उनकी ये भूख हड़ताल जबरदस्ती तोड़कर उन्हें खाना खिलाया जाए। ये भी मांग की गई है कि सरकार को सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है और 16 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। सोनम वांगचुक 28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार अब ये कह रहे हैं कि उनकी स्थिति बिगड़ रही है और उनके जो शरीर के सारे पैरामीटर्स हैं वो खराब हो रहे हैं और अब उनकी जान जा सकती है, जान पर बनाई है। आपको याद होगा कल हमने आपको सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर अपना एक विश्लेषण दिखाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ रही है और उनकी जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है अभिजीत दीपके। अगर अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल रोकने के लिए राजी कर ले, अगर अभिजीत दीपके इस भूख हड़ताल को समाप्त कर लें और सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दें तो 59 वर्ष के सोनम वांगचुक की जान बच जाएगी। और इस खबर के बाद से एक नई बहस शुरू हो गई है देश में और बहुत सारे लोग 30 वर्ष के अभिजीत दीपके से ही अब ये पूछ रहे हैं कि वो सोनम वांगचुक की जगह खुद भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठे। 59 वर्ष के सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल करवा रहे हैं और 30 साल के युवा अभिजीत दीपके तीनों टाइम खाना खा रहे हैं। सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की जोड़ी को देखकर बहुत सारे लोगों को और हो सकता है आपको भी वर्ष 2011 में अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की जोड़ी याद आ रही होगी। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये 2011 के अन्ना आंदोलन का ही एक रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया था, कहीं अभिजीत दीपके भी वैसे ही सोनम वांगचुक का राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू किया था और ये उस समय एक गैर राजनीतिक आंदोलन था। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन बाद में केजरीवाल अन्ना हजारे को भूल गए और उनकी मर्जी के बिना राजनीति में भी आए, चुनाव भी लड़े और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अभी तक तो अभिजीत दीपके भी यही कहते हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। कल तक वो ये भी कहते थे कि वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इस देश के नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट में शामिल भी हों। वो इसे नेताओं से दूर रखने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना बयान पलट दिया। अब वो खुद ही नेताओं से बात कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर पर आइए, आप भी हमारे साथ फोटो खिंचवाइए और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाइए। पिछले कई दिनों से बहुत सारे नेता जंतर मंतर पर आ भी चुके हैं। ये सारे लोग उनका जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, रील्स बनाई जा रही हैं। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पहुंचे नहीं हैं वहां पर, लेकिन सोशल मीडिया पर वो सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब अभिजीत दीपके भी अपना बयान बदलकर ये कहने लगे हैं कि कौन कौन से नेता उनके इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, किस किस नेता ने उन्हें फ़ोन किया है, किस किस नेता ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। तो वो भी इसे अब प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ विपक्ष के इतने सारे नेता आ गए हैं। बहुत सारे लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अन्ना हजारे की भूख हड़ताल के 13वें दिन ही उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया था और अन्ना हजारे ने अपना अनशन खत्म कर दिया था, जबकि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को तो 18 दिन बीत चुके हैं। तब मनमोहन सिंह की सरकार लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रही थी, उनसे बात करती थी, उनकी बात सुनती थी और उन्होंने अन्ना हजारे की भूख हड़ताल का संज्ञान भी लिया था। लेकिन यहां देखिए मोदी सरकार ने तो 18 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो इस भूख हड़ताल का कोई संज्ञान लिया है और ना ही किसी से कोई बातचीत की है। अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए। वर्ष 2011 में अन्ना आंदोलन के दौरान जहां पर यह प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां लगभग औसतन 50,000 लोगों की भीड़ हर रोज आ रही थी। कभी कभी तो 1 लाख की भीड़ भी आई
और इस आंदोलन को पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा था। आप तस्वीरें देखिए अगस्त 2011 की। अब तस्वीरें देखिए जुलाई 2026 की। कॉकरोच पार्टी के इस प्रोटेस्ट में हर दिन सिर्फ 300 से 400 लोग शामिल होते हैं। सिर्फ एक समय ऐसा आता है जब यहां पर संख्या बढ़ जाती है, जब यहां पर खाना बांटा जाता है, तब अचानक से प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की संख्या 1000 तक पहुंच जाती है। वरना पूरे दिन अगर आप औसत देखेंगे तो 300 से 400 लोगों से ज्यादा यहां पर प्रोटेस्टर्स नहीं आते। आप भी देखिए। मेरे भाई, जब मैं आप लोग को देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। तो जो यहाँ पर मुफ्त खाना बांटा जाता है उसके लिए तो लंबी लंबी लाइन लग जाती हैं। ये एकमात्र समय ऐसा होता है जब यहाँ लगभग 1000 लोग आ जाते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो 300-400 से ज़्यादा लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होते हैं। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर तो लाखों करोड़ों लोगों के समर्थन का दावा किया था, लेकिन जब वो ज़मीन पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे तो हर दिन 1000 लोग भी नहीं आ रहे। इसके बाद भी अभिजीत दिपके चाहते हैं कि उनके कॉकरोच आंदोलन को भी अन्ना आंदोलन की तरह ही सम्मान मिले, इसे भी उतना ही वेटेज मिले और सरकार इनसे भी वैसे ही बात करे जैसे उस जमाने में सरकार ने अन्ना हजारे से बात की थी। यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी सरकार प्रदर्शनकारियों से या आंदोलनकारियों से कब बात करती है? वो तब बात करती है जब वो ये देख लेती है कि इन आंदोलनकारियों को देश की आम जनता का कितना समर्थन हासिल है। क्या ये देश की आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या फिर मुट्ठी भर लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं? इस मापदंड पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके अन्ना हजारे के सामने कहीं नहीं ठहरते, दूर दूर तक भी नहीं ठहरते। हो सकता है कि उन्हें कुछ युवा सोशल मीडिया पर अपना समर्थन जरूर दे रहे होंगे, लेकिन जो युवा इन्हें सोशल मीडिया पर अपना समर्थन दे रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दिल्ली की इस भीषण गर्मी में धरने पर बैठने की बजाय शाम को समय रैना की स्टैंड अप कॉमेडी देखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसलिए आपको यहां कोई भीड़ नजर नहीं आ रही। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी रील्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारे मीम देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसा लगेगा जैसे करोड़ों लोग इसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब आप जाएंगे जंतर मंतर पर तो मुश्किल से 200-400 लोग आपको दिखाई देंगे। देश के लोग अभी इस बात को भूले नहीं हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सक्रिय राजनीति में आने के बाद कैसे उन सभी वादों को तोड़ दिया जो वो अन्ना आंदोलन के दौरान किया करते थे। तब केजरीवाल ने कहा था कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे, लेकिन वो राजनीति में आए, पक्के नेता बन गए। तब उन्होंने कहा था वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ये सब लिया। तब उन्होंने ये भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, लेकिन बाद में उन्हीं भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ, उन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, हाथ मिला लिया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सच्चाई देखने के बाद अब देश के लोगों का इस तरह के आंदोलनों से असल में मोह भंग हो चुका है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसे आम जनता का कोई समर्थन हासिल नहीं हुआ। जनता को लगता है कि शुरुआत तो जन आंदोलन से ही होती है, बड़े बड़े मुद्दों से होती है, बड़े बड़े वादों से होती है। जनता को बहुत बड़ी उम्मीद बना दी जाती है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, समर्थन मिलता चला जाता है, अभिजीत दिपके जैसे लोग नेता बनने का सपना देखने लगते हैं और आखिर में वो जनता के सारे मुद्दे भूलकर सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने लगते हैं और उसके बाद उन्हीं लोगों से हाथ मिला लेते हैं जिनका विरोध करने के लिए वो आए थे। और अरविंद केजरीवाल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत दिपके ने आम आदमी पार्टी के साथ भी काम किया है और उनके चुनावी कैंपेन से भी वो जुड़े रहे हैं।
वैसे हमारे देश में जब भी बड़े बड़े जन आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों की वजह से देश की सरकार बदली है, तब भी वो क्रांतिकारी नेता अपनी सरकार बनाने के बाद भी देश की व्यवस्था को कभी बदल नहीं पाए और आखिर में फ्लॉप हो गए। आज मैं आपको 3 बड़े आंदोलनों के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी वजह से सरकारें बदल गईं और ये नेता सरकार में भी आ गए, लेकिन बाद में लोगों ने पुरानी सरकार को ही वापस से चुन लिया। सबसे पहले जेपी आंदोलन को देखिए। इतने बड़े नेता, प्रतिष्ठित नेता, आज भी लोग उनकी कसम खाते हैं। वर्ष 1975 में जयप्रकाश नारायण ने उस समय इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी और नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और तब सिंहासन खाली भी हुआ, जनता पार्टी की सरकार भी आ गई, लेकिन लगभग 3 साल के बाद ही इंदिरा गांधी की सरकार वापस लौट आई और वो भी इसी देश के लोगों ने चुनाव जिताकर इंदिरा गांधी को दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया और देश में कोई बदलाव नहीं हो पाया। वर्ष 1989 में वीपी सिंह बोफोर्स घोटाले को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बन गए, राजीव गांधी को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बने और कहा कि वो पूरे देश में भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और स्विस बैंक में जो रिश्वत का काला पैसा रखा हुआ है उसकी जांच करेंगे, दोषियों का पता लगाएंगे, इस पैसे को वापस लेकर आएंगे। तब वो कहा करते थे अपनी जेब से एक चिट निकालकर कि देखिए इस चिट में उन स्विस बैंक अकाउंट्स के बारे में उनके सारे नंबर लिखे हुए हैं, मेरे पास सबके बैंक अकाउंट हैं और मुझे आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं सबको वापस ले आऊंगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मंडल कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला, जिसके बाद से ओबीसी हमारे देश के चुनावों में एक नया वोट बैंक बन गया। लेकिन इसके बावजूद वीपी सिंह सिर्फ 11 महीने तक ही प्रधानमंत्री रह पाए और यहीं से भारत में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। पहले वीपी सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर। 1977 में पहली बार जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी थी हमारे देश में। पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता पार्टी में मतभेदों के कारण यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 1989 में पहले वीपी सिंह पीएम बने, फिर चंद्रशेखर बने। इसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ अगला बड़ा आंदोलन 2011 में हुआ, फिर आम आदमी पार्टी बनी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी राजनीति से भ्रष्टाचार दूर करने की बजाय उसी का हिस्सा बन गई और व्यवस्था में ये पार्टी भी कोई बदलाव नहीं ला पाई। आज आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी जो वादा करके आई थी, दिल्ली में उन्होंने इतने वर्षों तक सरकार चलाई, दिल्ली में क्या बदला? पंजाब में अब उनकी सरकार चल रही है, पंजाब में क्या बदला? और उनका सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। हम आएंगे तो भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, साफ सुथरी सरकार आएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और जो भ्रष्ट नेता हैं उन्हें जेल में डाल देंगे। आज इनसे पूछना चाहिए कि जब ये दिल्ली में इन्होंने सरकार चलाई, कितने बड़े भ्रष्ट नेताओं को इन्होंने जेल में डाला है? पंजाब में इनकी सरकार चल रही है, पंजाब में कौन सा भ्रष्टाचार अभी तक इन्होंने खत्म किया है और पंजाब में भ्रष्टाचार के मामले में शामिल कितने नेताओं को इन्होंने जेल में डाला है? असल में आप इस प्रकार के आंदोलनों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है रियल आंदोलन, जो असली आंदोलन है, जहां असली मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे जनता भी जुड़ती है, और दूसरे हैं आज के दौर में रील्स वाले आंदोलन। ऐसे आंदोलनों में तस्वीरें, वीडियोस और रील्स तो खूब बनाए जाते हैं। यूट्यूबर्स बड़ी संख्या में यहां आते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी व्यूज चाहिए। इसे आप आंदोलन टूरिज्म भी कह सकते हैं। ये एक अलग प्रकार का पर्यटन है। जैसे एक जमाने में पहले पॉवर्टी टूरिज्म हुआ करता था, लोग जाते थे गरीबों के पास, फोटो खींचते थे और फिर वो फोटो अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशंस में जाया करती थी, उन्हें अवार्ड दिया जाता था। ये बड़ा फैशनेबल था। अब जो है ये आंदोलन टूरिज्म है। इसमें मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाता है, यहां पर रील्स बनाई जाती हैं, ये आंदोलन इंस्टाग्राम पर चलते हैं, ये आंदोलन यूट्यूब पर चलते हैं, लेकिन देश की जो आम जनता है वो इनसे दूर रहती है। ऐसे आंदोलनों में सुबह शाम का अलग मेन्यू होता है और मुफ्त में खाना बांटा जाता है। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन्हें कवर करने के लिए आते हैं। सोशल मीडिया पर इनके हैशटैग लगातार ट्रेंड करते हैं। एक और उदाहरण देखिए, राहुल गांधी ने वर्ष 2022 से 2024 तक 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा की थी और तब क्या जबरदस्त माहौल बना था। राहुल गांधी रोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते थे।
रोज़ ये कहा जाता था कि आज इस यात्रा में ये शामिल हुए, आज वो शामिल हुए, नए नए प्रकार के लोग यात्रा में शामिल होने के लिए रोज़ आ रहे हैं। भीड़ देखते थे तो ऐसा लगता था अगली सरकार कांग्रेस की ही आने वाली है। जब भीड़ देखते थे, वीडियो देखते थे तो लगता था अगले प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी अभी से बन ही गए। लेकिन जब चुनाव हुए 2024 के, तो कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटें मिली। यानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना, वायरल होना और चुनाव में जनता का समर्थन मिलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अलग अलग कॉमेडियंस जो आते हैं यूट्यूब पर, यूट्यूबर्स, कॉमेडियंस, वो अपना समर्थन इन्हें दे रहे हैं। कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, वो भी इन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। ये सब लोग अपने अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, उन्हें नंबर्स भी मिल जाते हैं, व्यूज़ भी मिल जाते हैं और उन्हीं व्यूज़ को ये अपना समर्थन मान लेते हैं। अब आपको एक और नया अपडेट देते हैं। कई दिन से लगातार ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की हालत बहुत बिगड़ रही है, उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। तो उनके स्वास्थ्य को लेकर एक नया अपडेट आया है, उनका हेल्थ अपडेट। सोनम वांगचुक 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। आज डॉक्टरों की एक टीम ने सोनम वांगचुक की जांच की है और उन्होंने सोनम वांगचुक की हालत को सामान्य बताया है। जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में अब तक 54 लोग अपनी भूख हड़ताल समाप्त भी कर चुके हैं। इनमें से 34 ऐसे लोग हैं जो भूख हड़ताल खत्म करके जंतर मंतर से जा चुके हैं, जबकि 20 लोग ऐसे भी हैं जो अभी वहीं पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर 17 लोग पहले से ही भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन आज जब मेडिकल टीम जांच करने के लिए वहां पहुंची तो वहां इनमें से 3 लोग नहीं मिले। ये वही 3 लोग हैं जिन्होंने 28 जून को सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल शुरू की थी। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं कि ये 3 लोग कहां चले गए। इसके अलावा आज से 4 और लोगों ने भूख हड़ताल शुरू भी की है और इस समय कुल मिलाकर 21 लोग यहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यानी इस आंदोलन में कुछ लोग भूख हड़ताल खत्म करते हैं तो कुछ नए लोग शुरू भी कर देते हैं। और जो पूरा जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे व्यक्तियों की जो चिकित्सा की स्थिति है, स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उसका आज मेरे पास पूरा स्टेटस है और इसमें लिखा है कि सोनम वांगचुक जो 28 जून से अनशन उन्होंने प्रारंभ किया था, 15/7/2026 को यानी आज उनका चेकअप किया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया है। इसमें उन डॉक्टरों के नाम भी हैं जिन डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है दिल्ली का और वो जो ये जगह है जंतर मंतर, इसके बहुत करीब है। तो वहाँ के सरकारी डॉक्टर्स ने आकर इनका चेकअप किया है और इसमें लिखा है सेहत मानक जो है उसमें लिखा हुआ है सामान्य, कि अभी उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। शुगर 81 है जो सुबह टेस्ट किया गया है और फिर लिखा है अभी शुगर जांच करवाने से उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद और भी लोगों के बारे में लिखा हुआ है जिनमें से ज़्यादातर लोग, कुछ तो ऐसे हैं जो मिले ही नहीं और जिनका चेकअप किया गया है उसमें से ज़्यादातर लोग सामान्य सामान्य सामान्य। एक व्यक्ति फारूक खान है जिन्हें डॉक्टरों ने कहा है कि इनकी स्थिति गंभीर है। हबीब आलम एक और व्यक्ति हैं जिनकी स्थिति गंभीर है। बाकी के जो तमाम लोग हैं अभी तक ये सब इनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। सोनम वांगचुक की स्थिति भी सामान्य बताई गई है। एक और प्रदर्शनकारी हैं नरेंद्र, इनकी स्थिति अभी गंभीर है और बाकी कुछ और प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिनके नाम के आगे उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यानी ये शायद वहां पर मिले ही नहीं। तो ये है स्थिति इस समय सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य डॉक्टरों ने अभी सामान्य बताया है, घबराने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कल से जब हमने आपको अपना कल का विश्लेषण दिखाया था और हमने ये कहा था कि अभिजीत दिप्ते को ही अब अपना अनशन शुरू करना चाहिए, ये 59 वर्ष के सोनम वांगचुक ने 18 दिन तक अपना अनशन कर लिया। लोगों का ध्यान इस मुद्दे की तरफ आ चुका है। उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब उनका शरीर, उनके स्वास्थ्य की जो स्थिति है आगे आगे बिगड़ सकती है। इसलिए अभिजीत दिप्ते अगर चाहें तो उनका अनशन समाप्त करा सकते हैं और खुद अनशन पर वो बैठ सकते हैं।
लेकिन जो अभिजीत दीप्ते हैं और उनके समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि सरकार को हमसे बात करनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि एक केंद्रीय मंत्री का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो मांग रहे हैं। लेकिन जिस प्रोटेस्ट में 300 लोग बैठे हों, 400 लोग बैठे हों, उस प्रोटेस्ट के आधार पर भारत जैसे 150 करोड़ के देश में अगर मंत्रियों को बदला जाने लगेगा, व्यवस्थाओं को बदला जाना लगेगा, तो फिर सरकार कैसे चलेगी? इस प्रकार 300, 400, 500 लोगों को इकट्ठा करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो देश भर में, गली गली में, हर नुक्कड़ पर 400-500 लोग इकट्ठा होंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे और अपनी कोई भी मांग मनवाने के लिए दबाव डालने लगेंगे। इसके बारे में देश के लोगों को सोचना चाहिए। अब आपको ईरान युद्ध के बारे में बताते हैं। आज वहां से सबसे बड़ी खबर यह आई है कि अब अमेरिका दिन में भी ईरान पर हमले कर रहा है। आज अमेरिका ने हॉर्मुज के पास ईरान के एक सैन्य अड्डे पर लगभग 90 मिनट तक जबरदस्त हमला किया। ईरान इसी सैन्य अड्डे से हॉर्मुज के रास्ते से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर हमले करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल के बाद अमेरिका अब पहली बार दिन में ईरान पर हमले कर रहा है। अमेरिका ने आज एक बार फिर ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमला किया है और उस हमले की आज आप ये पहले तस्वीरें देखिए। دقيق همه بون برجه جد جته توار او بچه جدی بچه آک هم یکی دیگه زبارتی را الان یکی دیگه ریشه अमेरिका 4 दिनों से लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान भी लगातार इनका जवाब दे रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान की IRGC के मुताबिक कुवैत में हथियारों के एक डिपो पर उन्होंने ड्रोन से हमला किया है। बहरीन के मुताबिक उसने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया है और अब आप देखिए कि कैसे बहरीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर रहा है। उसकी तस्वीरें भी आई हैं। इस युद्ध से पूरी दुनिया को ये बात तो समझ में आ गई है कि दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो 100% हमलों को रोक सके, जो सारी मिसाइल्स को रोक दे, सारे ड्रोन हमलों को रोक दे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इन देशों के पास कहने को तो लेटेस्ट बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन ये लोग भी सारे हमलों को, सारी मिसाइल्स को रोक नहीं पाते। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि वो जल्दी से अमेरिका के साथ समझौता कर ले, वरना ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know, but I said you better make a deal. You're not going to have anything left. एक खास बात यह है कि ईरान का जो नेतृत्व है, ईरान के जो नेता हैं, वो कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे, कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे रहे। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, आप देखेंगे हर दूसरे या तीसरे दिन वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं। अपना बयान तो लगभग रोज़ वो टीवी पर आकर देते हैं, किसी न किसी
किसी न किसी मीडिया से बात कर रहे हैं, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर रोज़ वो कुछ ना कुछ बात लिख रहे हैं। ये दोनों देशों का जो एक बहुत बड़ा अंतर है, इसे आप समझिए। आज ईरान की IRGC ने पूरे पश्चिम एशिया से होने वाली तेल और गैस की सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। इस समय हॉर्मुज से एनर्जी की सप्लाई बहुत कम हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर रेड सी के समुद्री रास्ते को बंद कर सकता है। पश्चिम एशिया में एनर्जी की सप्लाई के दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण रास्ते हैं। पहला है हॉर्मुज और दूसरा है ये रेड सी का रास्ता। अब ईरान ये कह रहा है कि हॉर्मुज का रास्ता तो हम बंद कर ही देंगे, जो दूसरा ऑल्टरनेटिव रास्ता है रेड सी वाला, उसे भी हम बंद कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में तेल की बहुत कमी हो जाएगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी, बहुत बुरा असर पड़ेगा तेल की सप्लाई पर। इस समय रेड सी के रास्ते से हर रोज लगभग 42 लाख बैरल तेल की सप्लाई हो रही है और अगर यहां भी ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो फिर काफी मुश्किल पैदा हो जाएगी। युद्ध सिर्फ मिसाइल चलाने से नहीं जीता जाता, बल्कि इस बात से जीता जाता है कि आपके पास अब कितनी मिसाइल्स बची हैं और आप उन्हें दोबारा कितनी जल्दी बना सकते हैं। आज की एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों के पास उनका मिसाइल स्टॉक धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध के पिछले 138 दिनों में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है। ईरान की लगभग 50% बैलिस्टिक मिसाइल्स और लगभग आधी मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट हो चुके हैं। मतलब ईरान की आधी मिसाइल्स खत्म हो चुकी हैं। वैसे ईरान के मिसाइल और हथियारों को लेकर किसी के पास कोई पक्की जानकारी नहीं है कि उनके पास कितनी मिसाइल्स थीं और कितनी हैं। अमेरिका के थिंक टैंक लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान के पास लगभग 4000 से लेकर 6000 मिसाइल्स थीं, लेकिन वर्ष 2024 से 2026 तक ईरान लगभग 2500 मिसाइल्स इस्तेमाल कर चुका है, इनसे हमले कर चुका है। मतलब उसके 2500 मिसाइल्स तो खत्म हो चुकी। अब अगर उसके पास 4000 मिसाइल्स थी तो आप सोचिए आधी से भी ज्यादा मिसाइल खत्म हो चुकी हैं। यह भी हो सकता है कि ईरान के पास इस समय भी अनुमान से कहीं ज्यादा मिसाइल्स बची हों, क्योंकि जो अलग अलग थिंक टैंक्स होते हैं जब ये अपनी रिपोर्ट देते हैं तो इनकी रिपोर्ट्स में तो यही आता था, कोई कहता था ईरान के पास 3000 मिसाइल्स हैं, कोई 4000, कोई 6000 कहता था। लेकिन हो सकता है कि ये सारे एस्टिमेट गलत हों और ईरान के पास इससे कहीं ज्यादा मिसाइल्स हों, क्योंकि अगर वो 2500 मिसाइल्स अपनी इस्तेमाल कर चुका है, इसके बाद भी वो मिसाइल इस्तेमाल करने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा। ईरान के पास सिर्फ मिसाइल्स का होना ही काफी नहीं है। समस्या यह है कि कौन कितनी तेजी से नई मिसाइल्स का निर्माण कर सकता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के मिसाइल, ड्रोन और डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाले लगभग 85% फैक्ट्रीज को उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अगर युद्ध लंबा चला तो ईरान के लिए नई मिसाइल्स का निर्माण करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ईरान की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जहां पर ये मिसाइल बनती हैं, अमेरिका ने सबको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, नष्ट कर दिया है। अब ईरान नई मिसाइल्स नहीं बना पाएगा और बनाएगा भी तो बहुत ही कम। लेकिन अब अमेरिका की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं हुई है। अप्रैल तक अमेरिका अपने थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का लगभग आधा और टोमाहॉक मिसाइल्स का लगभग 30% स्टॉक इस्तेमाल कर चुका था और नई मिसाइल्स भी बहुत तेजी से वो नहीं बना पा रहा है। इस समय अमेरिका हर महीने सिर्फ 15 टोमाहॉक और सिर्फ 20 पैट्रियट मिसाइल्स ही बना पा रहा है हर महीने, जबकि इस साल थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की नई मिसाइल्स की कोई डिलीवरी उसके पास नहीं होने वाली। और यही वजह है कि जून में राष्ट्रपति ट्रंप ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू किया था ताकि मिसाइल्स का प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ाया जा सके। लेकिन हथियारों की फैक्ट्री बनाना कोई मोबाइल फैक्ट्री लगाने जैसा आसान काम नहीं है। उदाहरण के लिए जापान को पैट्रियट मिसाइल्स की फैक्ट्री बनाने में 3 साल लग गए थे। इसके अलावा अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान ही एक चुनौती नहीं है, उसे चीन के लिए भी अपने हथियारों का एक बड़ा भंडार सुरक्षित रखना होगा। अमेरिका एक सुपर पावर है। अगर उसने सारे हथियार सिर्फ ईरान के साथ इस युद्ध में खर्च कर दिए तो अमेरिका एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जब उसके पास अपनी खुद की रक्षा करने के लिए हथियार नहीं बचेंगे। अमेरिका के लिए अच्छी बात यह है कि रशिया भी इस समय हथियारों की कमी से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि रशिया का अपना युद्ध चल रहा है यूक्रेन में। इसलिए रशिया के पास इतना समय नहीं कि वो अमेरिका के बारे में सोचे। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है इस समय चीन,
और चीन लगातार ये देख रहा होगा कि अमेरिका के हथियार कैसे लगातार कम होते जा रहे हैं, उसकी मिसाइल्स कम होती जा रही हैं और इस पर चीन की नज़र लगातार रहेगी। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की जो अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था है, उसका अपना जो सुरक्षा कवच है, ये भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। यानी इस युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई अभी सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि एक और लड़ाई हथियारों और मिसाइल्स की फैक्ट्रियों में भी लड़ी जाएगी। जिस देश के पास ज्यादा मिसाइल्स बचेंगी और जो देश अपनी मिसाइल्स को तेजी से दोबारा से बना पाएगा लंबी लड़ाई में, वही जीतेगा। इसलिए हथियारों का घटता स्टॉक ही इस युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान को मजबूर कर सकता है। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है और इस एग्रीमेंट के बाद अब भारत में ब्रिटेन से आने वाला कौन कौन सा सामान आपके लिए सस्ता हो जाएगा। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। सिर्फ सपना क्यों देखें जब सपनों की कार आज ही आपके घर आ सकती है। PNB कार लोन के साथ पाइए आकर्षक ब्याज दरें, सिर्फ 7.55% से शुरू। EMI शुरू सिर्फ 1190 रुपए प्रति लाख से। पंजाब नेशनल बैंक, the name you can bank upon. जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर JK टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। 100% शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। आज से भारत और ब्रिटेन के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सेटा CETA लागू हो गया है। अब भारत से ब्रिटेन में होने वाले 99% एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी पहले कोई सामान अगर 100 रुपए का था और ब्रिटेन में उस पर 70% टैक्स लगता था तो वो सामान ब्रिटेन में 170 रुपए में बिकता था, लेकिन अब ये टैक्स नहीं लगेगा। पहले भारत से ब्रिटेन में बेचे जाने वाले सामानों पर 4% से लेकर 70% तक टैक्स लगा करता था। जैसे प्रोसेस्ड फूड पर 70%, फलों पर 20%, चाय कॉफ़ी पर 10% का टैक्स लगता था। अब ये पूरी लिस्ट आप देखिए कि किस पर कितना टैक्स लगेगा। अक्सर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का नाम सुना होगा, लेकिन CETA FTA से एक कदम आगे का समझौता है।
FTA में मुख्य तौर पर सामानों के आयात और निर्यात पर ध्यान दिया जाता है, जबकि सेटा में CETA में सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल्स के आने जाने और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय भी शामिल होते हैं। यानी ये सिर्फ एक व्यापार का नहीं बल्कि दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं और समाज को मजबूती से जोड़ने वाला एक समझौता होता है। भारत भी ब्रिटेन से आने वाले ज्यादातर सामानों पर चरणबद्ध तरीके से अपना टैक्स कम करेगा और इनमें से कुछ सामानों पर टैक्स तुरंत कम हो जाएगा। अब देखिए कि ब्रिटेन से भारत में आने वाला कौन सा सामान आपके लिए सस्ता होगा। सबसे पहले गाड़ियां, जैगुआर, लैंड रोवर, एस्टन मार्टिन, बेंटले, रोल्स रॉयस और मिनी जैसे ब्रांड्स की गाड़ियां अब भारत में सस्ती हो जाएंगी। पूरी तरह से ब्रिटेन में निर्मित कारें, जैसे जिन्हें हम कंप्लीटली बिल्ट यूनिट यानी CBU कहते हैं, उन पर लगने वाला टैक्स अब काफ़ी कम हो जाएगा। वो 110% से घटाकर अब धीरे धीरे सिर्फ 10% तक आ जाएगा। सोचिए, 110% टैक्स था, इसीलिए ये गाड़ियां आपको दुगने दाम में भारत में मिलती थी, अब ये धीरे धीरे 10% तक आ जाएगा। तो ये सारी गाड़ियां बहुत सस्ती होंगी। ब्रिटेन में बनी स्कॉच विस्की और जिन भी सस्ती हो जाएगी। इन पर लगने वाला टैक्स 150% से घटाकर तुरंत 75% कर दिया गया है और अगले 10 साल में ये 40% रह जाएगा। ब्रिटेन में बने कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट, बिस्किट्स, कपड़े, फुटवेयर और मेडिकल डिवाइसेस भी अब भारत में आपके लिए सस्ते हो जाएंगे। ब्रिटेन हर साल दुनिया से लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए के कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का टेक्सटाइल और 46,000 करोड़ रुपए के मरीन प्रोडक्ट्स जैसे मछली और प्रोसेस्ड सी फूड खरीदता है। इस तरह सिर्फ इन 3 क्षेत्रों में ही ब्रिटेन पूरी दुनिया से लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। अब भारत के लिए इन क्षेत्रों में जीरो टैक्स होने की वजह से वहां ज्यादा सामान बेचने का एक बहुत बड़ा मौका है। जीरो टैक्स की वजह से ब्रिटेन में भारतीय सामान पहले के मुकाबला सस्ते हो जाएगा। इससे उनकी मांग बढ़ेगी, जिसे पूरा करने के लिए हमें यहां भारत में उनका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और इसकी वजह से रोजगार के नए मौके बनेंगे। फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स और रत्न और आभूषण जैसे 15 बड़े क्षेत्रों में अब रोजगार पैदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत और ब्रिटेन के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आर्थिक, व्यापार और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू होने से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे और भारत के किसानों और छोटे उद्योगों को नए अवसर मिलेंगे। भारत और ब्रिटेन के समझौते की सबसे खास बात यह है कि भारत ने कृषि क्षेत्र को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा है। इसलिए ब्रिटेन से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स और खाने के तेल जैसे सामानों पर टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। यानी इन सामानों पर पहले की तरह ही टैक्स लागू रहेगा। ये सामान पहले की तरह ही भारत में महंगे दाम पर बिकेंगे, ताकि भारत के किसान और कृषि के क्षेत्र को कोई मुश्किल ना हो। भारत और ब्रिटेन के बीच हर साल लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जिसमें भारत ब्रिटेन को 1,30,000 करोड़ रुपए का सामान बेचता है और 1,10,000 करोड़ रुपए का सामान भारत ब्रिटेन से खरीदता है। ब्रिटेन के साथ व्यापार में असल में भारत को ज्यादा फायदा होता है। अब दोनों देशों के बीच जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा तो भारत को ज्यादा फायदा इसमें होगा। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन,
कते फते पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। और अब आखिर में आपको बताते हैं कि हमारे आज के एपिसोड के कितने व्यूज रहे। आप देखिए, आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये है 5.8 मिलियन व्यूज, और अब ये 5.9 मिलियन हो गया है, क्योंकि ये डेटा हमें क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग से मिलता है और ये लगातार आपकी स्क्रीन पर अपडेट होता रहता है। तो अब है ये 5.9 मिलियन, यानी 59 लाख लाइव डिजिटल व्यूज आज के हमारे इस एपिसोड को मिले हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा याद रखिए, जो मिल रहा है शायद वही ज़रूरी है, और जो छूट रहा है शायद उसकी ज़रूरत नहीं। नमस्कार।